नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनावी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और आप बात करेंगे सभी राजनीतिक दलों की, छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। इन दोनों राज्यों में धीरे धीरे जो है चुनाव का बुखार लगातार चढ़ता ही जा रहा है। नेता जो हैं सभी हरकत में आ गए हैं, रैलियों का दौर शुरू हो गया है। तो आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। चुनावी चर्चा में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनावों के ऐलान से पहले ही फुल एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में डेरा जमा लिया है, जहां वो प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। गुरुवार 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, तो वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। जसपुर में जेपी नड्डा ने एक जनसभा की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने जसपुर में बीजेपी के दूसरे चरण के परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। 2018 के चुनाव में मुंह की खाने के बाद इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत झोंक रही है। सुनते हैं बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा। हम यहां से परिवर्तन यात्रा की प्रारंभ कर रहे हैं। वो जहां भी होंगे उनकी एक ही तमन्ना होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे और परिवर्तन यात्रा सफल हो। यही उनकी आत्मा चाहती। कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह 500 रुपए दूंगा, भूमिहीन लोगों को जमीन दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? मिल गया मेरे नौजवान भाई? मिला क्या पिछले 5 साल में? यह है जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सरकार पिछले 5 साल में चलाई है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी अध्यक्ष को और सीधे हम अपने सहयोगी जुल्फिकार अली के पास चलते हैं। जुल्फिकार, चुनाव का रंग जम चुका है आपके प्रदेश में। बिल्कुल बाबा, छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से चुनाव का रंग जम चुका है और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। जब भारतीय जनता पार्टी 2003 में विपक्ष में थी, उस दौरान जसपुर के जो महाराज कहलाते थे दिलीप सिंह जोदेव, उन्होंने भी परिवर्तन यात्रा निकाली थी। और आज भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत जसपुर से हुई है, जिसे जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे मूड में आ चुकी है, क्योंकि 3 महीने पहले तक जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने के लिए जुट गई है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत दंतेवाड़ा से पहले चरण की हुई, जिसे अमित शाह को करना था, लेकिन किसी कारणवश अमित शाह नहीं पहुंचे और दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जसपुर से हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों छोर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है, एक दंतेवाड़ा से और दूसरी जसपुर से, जो बिलासपुर में आके खत्म होगी और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की तैयारियां हैं बाबा, उससे ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं ना कहीं आगे चल रही है, क्योंकि पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी अपनी जारी कर चुकी है और अब परिवर्तन यात्रा चल रही है। जो दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा है, इसमें 39 विधानसभा सीटों से ये परिवर्तन यात्रा गुजरेगी और पहले चरण की जो दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी, उस यात्रा को 51 सीटों से गुजरना है और 28 तारीख तक इस परिवर्तन यात्रा को पूरा कर लेना है। अब इसके साथ ही अगर जसपुर की तस्वीरों को देखें तो बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंचे हुए थे और एक राजकुमार टोप्पो नाम के व्यक्ति ने, जो
आर्मी में रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और एक लंबे काफिले के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि इसके पहले राजकुमार टोप्पो को निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी उस क्षेत्र से, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मतलब साफ है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, क्योंकि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए। तो पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरगर्मियां तेज हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस पे आता हूं, एक मिनट। चुनावी वार रूम जो तैयार, जी जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं जुल्फी, आपने जुदेव साहब का नाम लिया, हमने उनको संसद में भी देखा। ये इलाका पहले से ही बीजेपी के लिए अच्छा माना जाता रहा है जब तक जुदेव साहब थे। तो बिल्कुल बाबा, ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ में से एक था, क्योंकि दिलीप सिंह जोदेव उस क्षेत्र के राजा रहे हैं और आदिवासियों में उनकी एक पकड़ रही है। और इन्होंने घर वापसी अभियान उस दौर में जोदेव जी ने चलवाया था। जो क्रिश्चियन बन रहे थे आदिवासी, उनकी घर वापसी की इसकी एक मुहिम शुरू की थी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो एजेंडे को बहुत हद तक जोदेव परिवार लीड करता रहा है, लेकिन जब से जोदेव परिवार उस क्षेत्र से किनारे हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां पे कमजोर हुई। और अब भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा धर्मांतरण का मुद्दा भी है और हिंदुत्व का मुद्दा है। ऐसे में दूसरे चरण की शुरुआत को भारतीय जनता पार्टी ने जसपुर से शुरू किया है। जेपी नड्डा के भाषण को भी अगर सुने बाबा, तो जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि जोदेव जी की आत्मा अगर कहीं पे भी होगी तो वो ये चाह रही होगी कि छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बने। क्योंकि 2003 में भी दिलीप सिंह जोदेव ने एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और उस समय पे अजीत जोगी की सरकार थी और अजीत जोगी की सरकार को उन्होंने कई सारे मुद्दों पर घेरा था, जैसे कि आज की वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को घेर रही है। तो चुनावी चर्चा में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। एक अंतिम सवाल है आपसे जुल्फी, तो ये तो हमने बात कर ली बीजेपी की, कांग्रेस क्या अभी तक चुप बैठी है या कांग्रेस अभी भी किसी भी सीट पे कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया? क्या सुन रहे हैं आप उस ग्राउंड से आप वहां पे हैं, क्या सुन रहे हैं कांग्रेस के बारे में? कब शुरू होगी उनकी यात्राएं, कब टिकट वितरण किया जाएगा? कांग्रेस की अगर यात्राओं की बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शांति देखने को मिल रही है। हालांकि ये जरूर है कि कांग्रेस कह रही है कि उनकी बैठकें चल रही हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई है, लेकिन जिस तरीके से हलचल बढ़ती है चुनाव में वो टिकट के वितरण से बढ़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 21 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी और कुमारी सैलजा ने भी कहा था कि 6 सितंबर को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी जो सूत्र बता रहे हैं, और कांग्रेस की ये लिस्ट 28 तारीख के बाद ही आएगी, क्योंकि जो लोकसभा का जो विशेष सत्र है, उस विशेष सत्र के बाद ही इस लिस्ट को जारी किया जाएगा। उसके पीछे की दलील ये दी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और अननोन चेहरों को जो मैदान में उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान की स्थिति बनी है। तो कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस के अंदर ज्यादा लोकतंत्र है और पहले ज्यादा टिकट दे देंगे तो ऐसे में उनके एंटी इनकम्बेंसी और उनके बीच के जो मनमुटाव है उसको दूर करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हो सकता है कि कांग्रेस जब आचार संहिता छत्तीसगढ़ में लगे उसके बाद पहली लिस्ट को जारी करे। और अंदरूनी तौर से कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है जिनके सिंगल नाम है, क्योंकि 71 विधायक कांग्रेस के हैं और उनमें से यह माना जा रहा है कि 40 की स्थिति या 35 से 40 की स्थिति खराब है। तो जो सिंगल नाम है उनको कह दिया गया है कि अपने क्षेत्र में वो तैयार रहें, पूरी तरीके से सक्रियता बरतें, उनको टिकट मिलेगी। लेकिन ऑफिशियली उनकी घोषणा नहीं की गई है और चुनावी तैयारियां अपनी हैं। और आज 7 बजे कांग्रेस का चुनावी वार रूम तैयार हो जाएगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वार रूम तैयार होता है, वहां से ही निर्देश दिए जाते हैं और बड़ी संख्या में, क्योंकि अब सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए भी चुनाव बहुत हद तक लड़ा जाता है। तो मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष इसका उद्घाटन करेंगे शाम को 7 बजे। जरूर। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम बाकी अपने सहयोगियों के पास चलते हैं और बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इजहार हमारे साथ हैं, देव श्रीमाली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम बात कर लेते हैं। अब यदि चलते हैं मध्य प्रदेश की ऊपर, उससे पहले दिखाते हैं कि दंतेवाड़ा से जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी वो आगे बढ़ते जा रही है। शुक्रवार दोपहर को ये यात्रा बालोद पहुंच गई थी और लगातार जो है वो कई विधानसभा से होते हुए गुजरते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश जाने की बारी है। मध्य प्रदेश में भी जो है वो चुनाव की सरगर्मी तेज है। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की तरफ से संविधान
बचाओ सभा की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अलावा कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि शिवराज अशोकनगर में आकर अपने कार्यकाल और हमारे कार्यकाल पे चर्चा करें। कमलनाथ ने कहा कि चौपट सरकार ने प्रदेश को चौपट बना दिया है। चुनाव से पहले अशोकनगर में कमलनाथ और दिग्विजय का दौरा बहुत मायने रखता है। हम अपने सहयोगियों के पास सीधे चल सकते हैं। सबसे पहले इजहार बताइए इन दौरों का मतलब, फिर देव जी आपके पास आऊंगा। देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो ये विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए डू और डाई वाला चुनाव है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को कहते हुए सुना गया है कि अगर इस बार सरकार नहीं बनी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में वजूद है उस पर संकट गहरा जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे सुरेश पचौरी हों, चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे वो अरुण यादव हों, सारे के सारे एकजुट होकर एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें कांग्रेस की सरकार बने। कोशिश की जा रही है कि पिछली बार की तरह जोड़ तोड़ ना करना पड़े, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बने। इसीलिए बार बार ये नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 150 बार, यानी कि कांग्रेस नेताओं द्वारा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और 150 सीटों के साथ बने। जैसा कि हम सबको पता है कि सिंधिया के जाने के बाद कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल जो है वहां पर एक ऐसे नेता की कमी खल रही थी जो कि सिंधिया की जगह को पूरी कर सके। इसी कड़ी में हालांकि एक नेता जरूर उभर कर सामने आए जिनका नाम जयवर्धन सिंह है, जो कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। हमने देखा कि लगातार वो ग्वालियर चंबल में एक्टिव है और जो जितने भी नेता सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, कहीं ना कहीं जब उनकी घर वापसी हो रही है तो उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ कार्यक्रम होते हैं तो वो जयवर्धन सिंह को साथ में लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सही कहा आपने, इजहार चंबल में सिंधिया की जो कमी है उसको जी इजहार आपने बहुत अच्छी बात कही। और जब आप ग्वालियर चंबल की बात करेंगे तो मुझे देव जी के पास जाना पड़ेगा। देव जी, आपने तो पीढ़ियां देखी है यहाँ पर राजनीति में। जो बात इजहार कह रहे थे कि सिंधिया की जगह जो है वो कांग्रेस ढूंढ रही थी, जयवर्धन सिंह के रूप में एक नया नेता उभरते हुए कांग्रेस को मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने उनके पिता दिग्विजय सिंह को भी देखा है लंबे समय तक, अब जयवर्धन सिंह, आपका क्या आकलन है? जी मनोरंजन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लड़ाई छोटी नहीं है। ये 2 किलों की लड़ाई है जो पिछले 150 साल से चल रही है। गुना अशोकनगर पर कब्जे की जो लड़ाई है, आज देखा आपने कि गुना अशोकनगर में केवल दिग्विजय सिंह नहीं थे, केवल जयवर्धन नहीं थे, लक्ष्मण सिंह भी थे। यानी पहली बार ऐसा मौका इनको हाथ लगा है राधौगढ़ के किले को कि वो गुना जिले में, पहले गुना में ही आता था अशोकनगर, कि अशोकनगर पर कब्जे के लिए पूरा परिवार वहां लगा रहा है। और ये लड़ाई लंबे समय से सिंधिया परिवार और इनके बीच चलती रही है। गुना कभी भी दिग्विजय सिंह के कब्जे में नहीं रहा। कहने को राधौगढ़ जो है गुना जिले में ही आता था, अशोकनगर भी उसी में आता था। तो अब उनको फ्री मैदान मिला है तो दिग्विजय सिंह का पूरा परिवार अपनी ताकत वहां दिखाना चाहता है। और दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल संभाग में, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अगर हम पिछले 90 दिन देखेंगे तो उन्होंने अधिकांश समय यही गुजारा है। दतिया में गुजारा है, अशोकनगर में, शिवपुरी में, भिंड में, मुरैना में, और उन्होंने ये लाइमलाइट से बाहर रह के गुजारा है। लोगों के घर गए हैं, पुराने कांग्रेसी जो सिंधिया के कारण घरों में बैठ गए थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की है। इनके वो समर्थक जिन्हें ये सत्ता में रहते भी सिंधिया के दबाव में कुछ नहीं दिलवा पाए थे उनको निकालने की कोशिश की है। अलग अलग जगह से लोगों को इकट्ठा किया है। दतिया में जहां कांग्रेस की मीटिंग नहीं हो पाती थी वहां उन्होंने कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर दिया। बल्कि बीजेपी से 2 दिग्गज नेताओं को लेके आए, वीरेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस में प्रवेश कराया। तो ये सब काम दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से कर रहे हैं। लेकिन देव जी मेरा एक सवाल है, जब मुझे याद है जयवर्धन अपना शायद पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, मैं कवरेज के लिए गया था,
उस वक्त एकदम जवान से यंग से लड़के पहला चुनाव जैसा होता है, मैंने देखा हर बड़े बुजुर्ग का पांव छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। क्या अभी भी उनका वही अंदाज रहता है? अब वो कैसे वोट मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उनका जयवर्धन का अंदाज वही है, उन्होंने अपना बदला नहीं है। वहां वो एक परिवार की तरह से ही काम करते हैं, और जो दिग्विजय सिंह जी के समर्थक भी हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ एक वैसा ही रैपो वो रखना चाहते हैं कि हम उनके घर के बेटे हैं या हम उनसे छोटे हैं। तो कोई उनके व्यवहार में कोई बहुत बदलाव नहीं आया है। जयवर्धन सिंह ग्वालियर अक्सर आते रहते हैं, मुरैना भी जाते रहते हैं, क्योंकि वो अपने पिता की विरासत को संभालने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि जुल्फिकार भाई ने, हमारे भोपाल के संवाददाता महोदय ने कहा, तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और अब उनके लिए ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि माइनस सिंधिया पहला चुनाव होगा। उपचुनाव को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह का परिवार, सिंधिया परिवार और दिग्विजय सिंह परिवार, जिसकी राइवलिटी पिछले 200 सालों से है, अब राजनीतिक प्रतिद्वंदता हमको लोकतंत्र में भी दिखाई देगी जी। और दिग्विजय सिंह का निश्चित तौर पर यहाँ गांव-गांव में बड़ा प्रभाव है, उनके पास बड़े समर्थकों की संख्या है। जी देव जी, दम पर अपनी पूंजी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जी देव जी, मैं एक दोनों के जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास है, पहले हम आपको और इजहार को ये सुनवाते हैं, क्या कहना है दिग्विजय सिंह का और कमलनाथ का। आपको बहनें याद आ रही हैं, आपको कर्मचारी याद आ रहे हैं, आपको नौजवान याद आ रहे हैं, पर ये मत सोचिएगा कि मध्य प्रदेश के मतदाता को आप गुमराह कर पड़ेंगे। मैंने अशोकनगर में इतनी बड़ी सभा करी, बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस पार्टी और भाजपा में केवल एक अंतर, कांग्रेस सरकार जब आती है तो जमीनें बांटती है, गरीब और किसानों को लुटाती है, और जब भाजपा आती है तो लूटती है, गरीबों की जमीनों पे कब्जा कराती है। तो आप सुन रहे थे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इजहार आपके पास आना चाहूँगा। आपने एक अच्छी बात कही कि जो कांग्रेस है एक नया लीडरशिप ढूंढ रही है, और इससे ये एहसास भी होता है कि कमलनाथ और अब दिग्विजय, इन दोनों का ये अंतिम विधानसभा चुनाव हो सकता है। कई लोग ऐसा मानते हैं, हालांकि नेता कभी रिटायर्ड नहीं होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में इन दो नेताओं के लिए ये अंतिम चुनाव है, जो कि ये अपना यादगार चुनाव के रूप में इसको बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और साथ में नई पीढ़ी को भी ऊपर लाएंगे? इजहार। बिल्कुल, देखिए आप जिन दोनों नेताओं की बात कर रहे हैं, इन दोनों की उम्र लगभग 75 प्लस है, और संभवतः ये इन दोनों का आखिरी चुनाव होगा। हो सकता है कि इस चुनाव के बाद ये लोग एक्टिव ना रहें। हालांकि जो इनकी सेकंड जनरेशन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है, जिसमें जयवर्धन सिंह हैं, जिसमें नकुल नाथ हैं, जिसमें एक और अच्छा नाम है वो है अरुण यादव का। अरुण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कम उम्र में वो पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं। उसके अलावा जीतू पटवारी हैं, इनके पास कमलेश्वर पटेल हैं, और इनके कमलेश्वर पटेल भी इनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सेकंड जनरेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, और ये दोनों नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम जैसे कि हम बात कर रहे थे ग्वालियर चंबल की, तो कहीं ना कहीं सिंधिया कांग्रेस के लिए वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 15 साल के सत्ता के वनवास को काटकर जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो सिर्फ सिंधिया की वजह से वो 15 महीने ही चल पाई थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं के और पूरी कांग्रेस के मन में सिंधिया को लेकर एक गुस्सा, एक रोष है। यही वजह है कि जो कांग्रेस है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सिंधिया को अकेला या उनके जो मंत्री हैं उनको रहने दिया जाए, बाकी जितने लोग उनके साथ गए कहीं ना कहीं उनकी घर वापसी करा दी जाए। इसी दिशा में लगातार हम देख रहे हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं, पूरे फोकस्ड हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता थे जो सिंधिया की वजह से, जैसा श्रीमाली जी ने बताया कि कई ऐसे नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो सिंधिया से नाराज थे और घरों में बैठे हुए थे। तो सिंधिया के जाने के बाद इन लोगों ने उनको एक्टिव किया, उनको बाहर निकाला। और जो वीरेंद्र रघुवंशी का एग्जाम्पल दे रहे थे देव श्रीमाली जी, तो वीरेंद्र रघुवंशी क्या थे? वो कांग्रेसी थे, वो सिंधिया से नाराज होकर भाजपा में गए थे। उन्होंने खुद कहा कि मैं सिंधिया से नाराज होकर भाजपा में गया था, लेकिन जब भाजपा में ही सिंधिया आ गए तो फिर वहां पर वही बात शुरू हो गई जो उनके साथ
हो रही थी। और एक और बात, एक और नेता जो कांग्रेस से गए और जाके जिन्होंने सिंधिया को हराया, कहीं ना कहीं सिंधिया के जो मंत्री हैं और उनके बीच में आप देख रहे हैं कि एक खींचतान चल रही है। तो मध्य प्रदेश में जो करंट जी सही बात है। जो स्थिति है वो यहाँ की राजनीति सिंधिया और दिग्विजय सिंह इनके इर्द गिर्द घूमती है। आप तीनों बने रहिए, मुझे एक बार फिर से दंतेवाड़ा जाना है और दंतेवाड़ा से जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है वो अब आगे बढ़ रही है। शुक्रवार दोपहर ये बालोद पहुंची है। 2 दिन के कार्यक्रम के तहत ये परिवर्तन यात्रा अलग अलग विधानसभाओं से जो है आगे बढ़ रही है। हमारे साथ संतोष साहू हैं फोन लाइन पे। संतोष जी, और ब्यौरा बताइए इस यात्रा के बारे में। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरह से भाजपा का परिवर्तन यात्रा पहुंची है, कहीं ना कहीं जो जिस तरह से भीड़ को देखी जा रही है, पिछले 2 दिनों से यहाँ पे मौसम में खराबी रही है, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, लेकिन कहीं कहीं ये बारिश की जैसी चुनौती का सामना करते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पे जो भाजपाइयों का जो जोश देखा गया है, उत्साह देखा गया है, वो कहा जा सकता है कि जो 4 साल जो सत्ता के अगेंस्ट में रही है, यहाँ पे सत्ता से दूर रही है भाजपा, फिर से एक बार सत्ता हासिल करने के लिए भाजपाइयों में कहीं ना कहीं एक ललक दिख रही है। और जो परिवर्तन यात्रा यहाँ पहुंची है, परिवर्तन यात्रा का उतना जोश और खरोश के साथ स्वागत किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक चुनौती भी यहाँ पे देखी जा रही है, जो भाजपाइयों में कहीं कहीं भीतर घात का भी जो मामला सामने आया है। ये देखना होगा कि इस परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन तो जरूर करना चाहती है, लेकिन अपनी इस भीतर घात को कैसे सुधार पाएगी भाजपा। जी बहुत अच्छा आपका साहू जी, संतोष साहू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे तीनों जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, तीनों के पास आना चाहूंगा। मेरे पास वक्त कम है, 50-50 सेकंड आप तीनों के पास है। सबसे पहले जुल्फी, परिवर्तन यात्रा तो है लेकिन भीतरघात भी है, अभी संतोष साहू बता रहे थे। 50 सेकंड। बिल्कुल बाबा, छत्तीसगढ़ में भीतरघात तो होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक पहले रही है और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई है और ये कहा जा रहा है कि पुराने चेहरों को टिकट नहीं दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अगर पूरी तरीके से नए चेहरों पर अगर भारतीय जनता पार्टी दांव आजमाती है तो पुराने चेहरे उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। और यही जो है कर्नाटक में जो देखने को मिला कि जो स्थापित नेता थे उनको सामने नहीं किया गया था और इस बार भी ऐसा ही देखा जा रहा है कि जो स्थापित नेता भारतीय जनता पार्टी के थे वो कहीं ना कहीं पीछे हैं और नए नेताओं को सामने किया जा रहा है। तो इसका खामियाजा हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़े और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए भीतरघात। इजहार, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती। जी देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कुछ भी करे और जो पूरा चुनाव है उसको कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस ना करते हुए कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान करे। शिवराज सिंह चौहान के जो 18 साल के कार्यकाल है जिस पर वो लगातार आरोप लगाती है उसको सामने रखे और उसी के आधार पर विधानसभा चुनाव में जाए और जब वोटिंग हो तो वो उसी को आधार बनाकर जनता के बीच जनता से आशीर्वाद मांगे। जी इजहार। देव जी, एक नया सितारा, एक नया नेता ढूंढ रही है कांग्रेस, क्या वो उभर कर सामने आएगा जयवर्धन के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल। जयवर्धन सिंह, देखिए अब उनका तीसरा चुनाव हो जाएगा तो कांग्रेस में उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। दूसरा ये भी है कि दिग्विजय सिंह की विरासत को संभालने का काम वो बड़ी बखूबी कर रहे हैं और खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में जहां सिंधिया का वजूद है, क्योंकि यहाँ किले की लड़ाई है। अगर वो सिंधिया के गढ़ में अपनी मजबूत स्थिति बना लेंगे तो निश्चित तौर पर वो मध्य प्रदेश के एक उभरते हुए नेता के रूप में खड़े होंगे जो 2023 के चुनाव में के बाद जो नेतृत्व खड़ा होना है। जरूर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फी आपका, इजहार आपका और देव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और हमने बहुत अच्छी चर्चा की है इस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव के ऊपर। तो आज चुनावी चर्चा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।